तुम सदा वैसे निभाओ। गे न संशय दास को विरद भूलोगे न तुम, जो दिया था पार्थ को। विरद भूलोगे न तुम, जो दिया था पार्थ को। लड़खड़ाए जब कदम, चटपट बचाया आपने। अब गहो हरि बाह मेरी, अब गहो हरि बाह मेरी ले। जो एक इंडिपेंडेंट महिला है, आज़ाद महिला है आज की डेट में, वो क्या चाहती है? ये बात मैं आपसे इसलिए आपको पता ही है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस श्रेणी में ही आते हो। तो मुझे पता है कि आप कुछ इनसाइट्स तो इसमें ज़रूर दे सकते हो। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने जब बात करी थी तो तब भी इस टॉपिक को थोड़ा सा छुआ था कि एक इंडिपेंडेंट महिला क्या चाहती है। तो मुझे तो अभी भी वही लगता है कि जो एक भी इंडिपेंडेंट महिला होती है वो रिस्पेक्ट चाहती है, लव चाहती है, वो कमज़ोर होना चाहती है अपने से स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने। क्योंकि इंडिपेंडेंट महिलाओं के बारे में जनरली ये माना जाता है ना कि वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेती है, उनके 8 हाथ होते हैं। तो वो घर परिवार, बच्चा, नौकरी, फाइनेंसेस सब अकेले हैंडल कर सकती है। बट इस सब के बीच में ना वो उसकी एक वो बन जाती है इमेज कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर सब उसको ऐसे कहते हैं कि तुम देख लो जैसे करना है तुम देख लो। बट मुझे ऐसे लगता है कि वो भी कमज़ोर होती है अंदर से, तो वो अपनी उस कमज़ोरी को ना अपने से कम कमज़ोर आदमी या औरत के सामने या लोगों के सामने नहीं बता पाती है। जो उससे स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके सामने वो एक्सप्रेस कर पाती है कि नहीं मुझे भी मैं स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, बट मुझे भी कई बारी एक होता है ना एक इंसान की ज़रूरत होती है, या एक डिसीजन लेने में मुझे भी दिक्कत होती है। मैं भी कमज़ोर फील कर पाती हूँ एट टाइम्स। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडिपेंडेंट महिलाओं की छवि बनाई गई है ना ऐसे कि वो स्ट्रॉन्ग होती है, पूरी दुनिया से अकेले भिड़ जाती है, हाँ भिड़ जाती हैं, बट वो शायद एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म हमने डेवलप करा है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। अच्छा, क्या इंडिपेंडेंट वुमन जैसा कुछ होता है क्या? नहीं, वो तो क्या हो गया ना, अभी जो पैसा कमाता है उसको इंडिपेंडेंट वुमेन से जोड़ के देखा जाता है। फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअली उसी को इंडिपेंडेंट वुमेन का खिताब दे दिया जाता है कि जो भी महिला पैसे कमाती हैं किसी भी फॉर्म में, बिजनेस में, नौकरी में, स्टार्टअप्स में, तो वो इंडिपेंडेंट हो गई। बट इंडिपेंडेंस ये नहीं होता है पैसे कमाना इन जनरल। तो आप किसको इंडिपेंडेंट वुमेन, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो पहले वाला था वो शायद थोड़ा ठीक से मैं फ्रेम नहीं किया। मेरा कहने का पूछने का मतलब था कि इंडिपेंडेंट वुमेन मतलब आप किसको बोलोगे कि हाँ ये वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन है? हाँ, अगर ये मेरा एक्चुअली पूछने का मतलब कि आजकल तो यही देखा जाता है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि जो पैसा कमाता है, जो पैसा कमाती हैं फाइनेंशियली, तो वो इंडिपेंडेंट हो गई। जो अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं, जो अपने हिसाब से खा सकती हैं, उठ बैठ सकती है, सोसाइटी उसको इंडिपेंडेंट वुमेन बोल देती है। बट मेरे हिसाब से रियल जो इंडिपेंडेंस होती है वो होती है पार्वती जैसी, जैसे शिव और पार्वती है, पार्वती जैसी, कि जब वो इंडिपेंडेंट है तब वो
काली के रूप में भी है, गौरा के रूप में भी है, और बहुत सारे रूप में वो इंडिविजुअली चार्ज लेती है अपने डिसीजंस का, अपनी लाइफ का। और वहीं दूसरी तरफ वो जो है जब शिव के साथ होती है तो वो डिपेंडेंट है शिव पे, तब वो मर्ज हो जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिपेंडेंट वुमेन का जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो यही है, पार्वती। इसको थोड़ा रियल लाइफ में लाके मतलब कैसे समझें? प्रैक्टिकली हाँ। जो अपने निर्णयों की, चॉइसेस की प्राइसेस पे कर सके। और बीइंग अ वुमेन जो सोसाइटी होती है वो आपसे बहुत बड़े प्राइसेस मांगती है, क्योंकि हर कदम पे आपको जज करने के लिए बैठे होते हैं लोग, और बहुत कुछ बोला जाता है आपके बारे में। बट वो सब कुछ सुनने के बाद भी अगर कोई महिला अपने लिए गए निर्णय पर स्थिर रह पाती है और उस निर्णय के प्राइसेस पे करती है, चॉइसेस के, बेसिकली नॉट निर्णय, जो चुनाव कर पाती है उसके जो प्राइसेस पे कर पाती है इन एनी टर्म्स, मुझे लगता है कि शायद वो एक तरह की मतलब इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। किसी भी उसमें महिला हो पुरुष हो, इंडिपेंडेंस की शुरुआत, पेइंग द प्राइसेस ऑफ योर चॉइसेस। और इसमें फिर जो अगला स्टेप जो होता है वो पंखा अपने चलाओ। पे, हाँ चला सकते हैं। क्योंकि थोड़ा वो गर्मी लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना वो ये भी होता है कि जैसे अपने पे काम करना, मतलब अपने पे काम करना मतलब अपने इनर कोर पे ध्यान देना। आजकल क्या होता है ना, महिलाएं जिम चली जाती हैं, कोई वॉक पे जाती हैं, योगा के लिए जाती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो आपको मतलब बाहर से खूबसूरत बना सकता है, या बाहर से आपका ध्यान रख सकता है, या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रख सकता है। बट अपने आप को ना अंदर से अपने को समझने के लिए, बेसिकली आपको अपना आंतरिक रूप से ध्यान रखने के लिए समझना चीज़ों को, उस पे काम करना। क्या एक इंडिपेंडेंट महिला को एक पुरुष की ज़रूरत होती है? हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। नहीं तो फिर वही जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि फिर तो पार्वती को शिव की ज़रूरत ही क्या है, अगर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो मतलब इतने यहाँ पे लोगों ना द्वारा थोड़ा यहाँ पूजी पे थोड़ा जाती सा हैं। कॉन्ट्राडिक्शन की तरह दिखता है ये कि इंडिपेंडेंट इंसान को दूसरे की ज़रूरत क्यों है। ये एक तरीके का, अगर आप इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। ये क्या ये क्या चीज़ है? जो इंडिपेंडेंट इंसान होता है ना, महिला हो चाहे पुरुष हो, स्पेसिफिकली जो महिलाएं होती हैं, हाँ, अगर मैं महिला के बारे में क्योंकि ही मैं बात हाँ करूँ, वही हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू तो जानना चाह रहा हूँ। जो इंडिपेंडेंट महिलाएं होती है ना, उनको अपने से मतलब कमज़ोर पुरुषों की ज़रूरत नहीं होती है। अगेन कमज़ोर जो है, मैं फिज़िकल टर्म्स में नहीं कह रही, मैं फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं कह रही। कमज़ोर मतलब कि जिसका वो जो इनर कोर है वो मजबूत ना हो, जिसमें वो चुनाव करने की ताकत ना हो, जो खुद इंडिपेंडेंट ना हो, जो जो पुरुष या महिला। तो जो इंडिपेंडेंट महिला है वो उसी पुरुष पर डिपेंडेंट हो सकती है जो उससे बड़ा हो, उन अर्थों में। ये नहीं कि पद में उससे बड़ा हो, उसके पास बड़ा घर हो, उसका मतलब परिवार जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त हो, उन टर्म्स में नहीं, जो एक्चुअली में जिसके अंदर पौरुष हो। ये क्वेश्चन पता क्यों आजकल रिलेवेंट इतना क्यों बन गया है? क्योंकि इतने सारे केसेस आप देख रहे हो, बहुत सारे आजकल सामने निकल के आ रहे हैं कि उसमें एक पैटर्न है। बहुत सारे पैटर्न हैं, बट उसमें एक पैटर्न
जो काफ़ी कॉमन है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट वुमेन है, ऑब्वियसली मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, जो महिलाएं पैसे कमाती हैं, पैसे कमाती तो उसको आप एग्जैक्टली ऐसे ही बोलिए कि जो महिलाएं फाइनेंशियली फाइनेंशियल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, हाँ। फाइनेंशियली वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं ठीक है। अगर उनके साथ में कोई उनसे कमतर हम्म, या उनसे कम पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, अगर वो पुरुष उनके साथ में रह रहा है, तो पैटर्न ये है कि वो उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, मतलब अपने रिलेशन को वो नहीं ही उसके साथ एक सामंजस्य बिठा पा रही है। ये एक पैटर्न दिख रहा है। ये वाइसे वर्सा नहीं उतना है। ट्रू नहीं है, ये मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तो नहीं कह रहा हूँ, बट कंपैरेटिवली उतना ट्रू नहीं है जितना ये इस अब ये जेंडर अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है, वो अपने से कमतर फाइनेंशियल टर्म्स में पुरुष के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। एक्चुअली पता मुझे क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स ना सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती हैं हमेशा, क्योंकि एक महिला होने के नाते और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस कभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होता है रिश्ते में ईमानदार नहीं होना, एक्सप्रेसिव नहीं होना, और रिस्पेक्टफुल नहीं होना, और रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। प्रॉब्लम वहाँ होती है, क्योंकि महिलाएं जो हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो डिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनका नेचर है डिपेंडेंट होना, बट वो डिपेंडेंट किस पे होंगे? अपने से। नेचर है डिपेंडेंट होना। आर यू श्योर? यस, उनका नेचर है डिपेंडेंट होना। तो वो बट डिपेंडेंट किस पे होंगी? जो उनसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगेन स्ट्रॉन्ग नॉट इन फाइनेंशियली टर्म्स आई एम टॉकिंग। हाँ, तो जब उसको ये गुण किसी भी पुरुष में दिखते हैं कि वो रिस्पेक्टफुल है, ऑनेस्टी है उसके कोर में, वो मतलब आपको समझता है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सप्रेसिव है, तो वहाँ पे फाइनेंसेस मैटर नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है ना, कि जब महिलाएं जो हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, हाँ मतलब ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ऐसी मेरा ओपिनियन नहीं हाँ, है। न्यूज़ भी आ रही है, और ये फैक्चुअली जो आप कह रहे हो ये सही है। मुझे ऐसा लगता है कि उन रिश्तों में ना कहीं से शुरू से कोई दिक्कत होती है, बट महिलाओं के पास क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है। एक बारी जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो बस चुनाव करती हैं, दिक्कत उसमें पहले से ही होती है। ऐसा मुझे लगता है। वो फाइनेंस उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। अदरवाइज किसी भी रिश्ते में जहाँ पे कोई दिक्कत, मतलब जहाँ पे मैंने कहा ना ये सारी चीज़ें हैं कि ऑनेस्टी है रिश्तों में, एक्सप्रेशन है, आप बात कर पाते हो व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाते हो, एंड ऑब्वियसली यू लाइक लव, तो यू लव ईच अदर, तो वहाँ पे फाइनेंसेस मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो महिला और पुरुष वाला रिश्ता आपने बताया, यहाँ पे पहले से कोई इनमें से एक दिक्कत होती है, या तो वो रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं होती, या उसमें प्यार नहीं होता, या उसमें वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो जैसे ही वो महिला जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, तो उसको एक वे आउट मिलता है शायद, और फिर वो चुनाव करती है बस अपनी लाइफ में। क्योंकि पहले तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट होती है ना, पहले अपने पिता पे, फिर अपने पति पे, फिर मतलब पुरुषों पे ही डिपेंडेंट होती है। तो शायद वो एक उसका वो एक्सप्रेशन का तरीका है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा नहीं, सप्रेशन शायद, जो उसने अपनी फीलिंग्स को इतने साल सप्रेस करा ना, क्योंकि उसके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। तो वो आप किसी स्प्रिंग को इतना दबाओ, जब उसको पूरा दबा लो और वो सडनली छोड़ दो, तो वो बहुत ऊंचे तक जाता है। तो मेरे ख्याल से वो कुछ वैसी बात होती है। मैं ऐसा अपने पर्सनल अनुभव से भी ऐसा कह सकती हूँ कि रिश्तों में ना फाइनेंसेस कोई बहुत ज़्यादा
मैटर नहीं करते हैं। रिश्तों में मैटर करता है ईमानदारी का होना, आपका एक्सप्रेसिव होना, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, आपका बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। बातचीत ये नहीं कि सब्जी कितने रुपए किलो है, फ्लैट कहाँ खरीदना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, ऐसा बात नहीं। एग्जैक्टली व्हाट यू आर फीलिंग, आप एज अ पर्सन क्या फील कर रहे हो, एज एन इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो एक दूसरे के बारे में, आप अपने रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो, आपको सामने वाले में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। और नहीं, क्योंकि नहीं भी तो अच्छा लग सकता है ना, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। हो सकता है कि आपको मुझ में 6 अच्छाइयाँ दिखती हो, बट 4 तो बुराइयाँ भी है ना। और हो सकता है 4 अच्छाइयाँ और 6 बुराइयाँ भी हो, बट उस बारे में बात ही नहीं करना, सिर्फ 4 अच्छाइयों के बारे में बात करना और उसको अपने अंदर दबा के रखना, दबा के रखना, दबा के रखना, और वन फाइन डे फिर एक्सप्रेस करना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा मेरे अपने ही लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरी जो अच्छाइयाँ थी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं बोल्ड लड़की हूँ, मैं मतलब अपने पैरों पे खड़ी हूँ, वो चीज़ें, वो मेरी कहते हैं ना अच्छाइयाँ थी, मतलब गुड, सोशली गुड एस्पेक्ट्स अगर आप उनको कहेंगे, वो उसका एक्सप्रेशन किया गया। बट जो मेरी बुराइयाँ थी मेरे अंदर, उसको कभी एक्सप्रेस नहीं किया गया। और एक दिन मेरी यही अच्छाइयाँ जो है मेरी बुराइयों के रूप में प्रदर्शित करी गई कि क्योंकि तुम स्ट्रांग हो तो समस्या है, क्योंकि तुम ऐसी हो तो समस्या है। तो वो एक्सप्रेशन सही टाइम पर होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन अ रिलेशनशिप व्हाट यू आर फीलिंग। सामने वाले को बुरा लग सकता है, बट आप उसको खुश नहीं रख सकते हर टाइम, मतलब वो फेक खुशी होगी ना फिर। आप जो कहना चाह रहे हो, अगर मैं उसको ठीक ठीक समझ पाया तो आप वैलिडेट करिए। और उसमें मैं थोड़ा अपना ओपिनियन भी दे रहा हूँ कि एक लवलेसनेस का मान लो रिलेशनशिप है जिसमें लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, लवलेसनेस है पूरा, ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ों से दो लोग जुड़ गए हैं। उस लवलेसनेस के लिए एक डिससेटिस्फेक्शन है दोनों इंसानों के मन में, क्योंकि लव नहीं है तो इंसान सेटिस्फाई मुझे नहीं लगता कि हो सकता है किसी भी चीज़ से। उस डिससेटिस्फेक्शन में ज़्यादा डिससेटिस्फाइड मुझे लगता है वुमेन है। हाँ, मतलब और एक ये बोलता है ना कि ये बोलते हैं कि नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, वो मुझे लगता है इसमें वुमेन के अंदर थोड़ा ज़्यादा है कि वो उस डिससेटिस्फेक्शन को शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है ना। और अगर उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा सेटिस्फेक्शन को, मतलब कि एक्सप्रेस करने का या तो एक्सप्लोर करने का, तो मुझे लगता है कि वो एक्सप्रेस करना चाहती है कि आई एम डिससेटिस्फाइड। शायद उसको एज ए नॉर्म मान के जो मेल है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये दिस इज दिस, दिस इज दैट, दिस इज दिस, एंड वो अपना इधर उधर एक 9 to 5 करके बाकी का जो टाइम है इधर उधर अपना वो एलोकेट करके टाइम को, टास्क एलोकेशन, हाँ, वो उस नॉर्म को मान के वो एक स्टेबलाइज हो जाता है उस प्रक्रिया में। बट शायद कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज होने में वुमेन जो है वो बहुत एक तरीके से मैं बोलूँ, एक they are very selective about it, not selective, they are very honest about it, I would say. They are upfront, they don't want to compromise, basically they don't want to। अब जैसे आपने बोला कि मेरे अंदर 5 अच्छाइयाँ थी, 6 अच्छाइयाँ थी और 4 बुराइयाँ थी, तो 6 अच्छाई के बारे में तो बात हो रही है, बट मैंने
मैंने ये बहुत सारी वुमेन से बात करके ये पाया, और जिसमें वो सारी वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कि कहीं ना कहीं वो अपनी बुराई अपने मुंह पे सुनना चाहती है, हाँ बट मतलब उनके अंदर जो कमियां हैं, एक्चुअली दे वांट टू लिसन इट, दे वांट टू लिसन इट ऑन देयर ओन फेस, डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट बना के कोई उनको बोले कि यू नो हियर यू आर रॉन्ग, हियर यू आर नॉट गुड अबाउट इट. बट थिंग इज दैट कि अ वीक पर्सन कैन नॉट डू दैट. एग्जैक्टली, दैट इज जो व्हाट. जो खुद से वीक होगा, जो कमज़ोर होगा, वो नहीं बोल सकता है ये, एग्जैक्टली. बिकॉज ही और शी नीड्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ फर्स्ट. हाँ, पहले आपको खुद को तो समझना होगा ना, उसके बाद ही यू कैन से अबाउट अदर्स. हाँ, वही इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि शायद वो जो स्ट्रॉन्ग वुमेन को स्ट्रॉन्ग बना के रखने की जो टेक्निक है, कहीं ना कहीं वो उस टेक्निक से बोर हो गई है. हाँ. मतलब कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो ये अपना सच हर कोई जानता है ना, उसको पता है कि स्ट्रॉन्ग है, बट तेरे 60% एट्रीब्यूट है. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 40%? क्योंकि वो भी एट उसके बारे में टाइम्स कौन बात करेगा? वो भी एट टाइम्स कमज़ोर फील करती है. वो भी एट टाइम्स जब डिसीजन लेने से पहले परेशान होती है. हाँ. तो उस परेशानी में वो अगर सामने वाले को ये पूछती है कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आपकी राय चाहिए, मुझे सुझाव चाहिए, और सामने से अगर आपको एक रेपिटेटिव ये जवाब मिलता है कि तुम देख लो, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो. हाँ क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, तो अगर उसे देखना ही था वो तुमसे पूछती क्यों? अगर उसे खुद ही देखना था तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेके आपको सिर्फ इंटीमेट करती कि इस विषय के बारे में मैंने ये सोचा है और इस विषय के बारे में मैं ऐसा करने जा रही हूँ. बट इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू समथिंग, दैट मीन्स कि वो इसके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो जस्ट एक शेयर कर रही है कि आप इसमें अपना क्या सुझाव दे सकते हो और इसमें क्या मतलब आपकी क्या राय है. बट आप उसको स्ट्रॉन्ग मान के क्या कहते हो कि तुम देख लो. भाई वो अगर देख ही पाती तो वो क्यों ही पूछती? क्योंकि वो I would little हर टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती go ना. little one more step deeper into this. मुझे ऐसा लगता है कि उस स्ट्रॉन्ग वुमेन को अंदर से ये पता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. मतलब स्ट्रॉन्गनेस एक क्वालिटी है जो उसने बेसिकली उस जो भी फ्रेमवर्क है उसका काम करने का, या जहाँ पे भी वो अपने आप को कैरी कर रही है, वहाँ पे उसने वो क्वालिटी एज ए स्किल डेवलप कर ली है, बट वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो सच पता होता है, लाइक शी अंडरस्टैंड्स दिस गैप. नहीं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप हर टाइम खुश नहीं रह सकते, जैसे आप हर टाइम रोते नहीं रह सकते, जैसे आप हर टाइम पीसफुल नहीं रह सकते, वैसे ही हर टाइम आप स्ट्रांग भी नहीं रह सकते. ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों का मिश्रण होते हो. आप क्योटिक भी होते हो कई बारी, और आप मेस्ड अप भी होते हो, आपको नहीं पता चलता है. तो ऐसा नहीं है कि फिर जो स्ट्रॉन्ग है वो मेस्ड अप नहीं हो सकता, वो भी मेस्ड अप हो सकता है. क्योंकि जैसे आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, वैसे आप हमेशा स्ट्रॉन्ग भी नहीं रह सकते. आपके वो जिंदगी में वो अलग अलग एक दिन में ही आप कितनी बारी अलग अलग फील करते हो. तो आप भी कमज़ोर फील कर सकते हो, बट इन जनरल ये मान लिया जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप 24 घंटे लेबलिंग 365 दिन आप स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं. एंड सेम गोज फॉर मेल ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नहीं, अभी मैं इन जनरल सबकी बात कर रही हूँ. कि आपने देखा होगा कि हम कभी एक्साइटेड भी फील करते हैं, कभी लो भी फील करते हैं, कभी बहुत खुश फील करते हैं, कभी डिप्रेस्ड फील करते हैं. वैसे ही कभी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कभी बहुत लो फील करते हैं. तो हर टाइम नहीं स्ट्रॉन्ग रह सकते ना. और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक का भी होता ही है ना. मतलब जो वो एक जो हल्के से जो स्विंग्स होते हैं कई बार, हाँ, कहीं ना कहीं वो उस बायोलॉजिकल क्लॉक का भी कुछ ना कुछ तो हाँ वो भी होता एक इम्पैक्ट है ना. हार्मोन्स का भी उस पे, हाँ हार्मोन्स का भी इम्पैक्ट होता है. और हमारी बॉडी में हर महीने कई तरह के चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस के साथ साथ हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं, और वो इम्पैक्ट करते हैं हमारी बॉडी को.
उसके अलावा हमारे लाइफ में डिफरेंट फेजेस होते हैं कि हम अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाते हैं और उसके बाद हम माँ बनते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे इमोशनल चेंजेस होते हैं और कई तरह के चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। बट ये बहुत ज़्यादा केओटिक नहीं हो गया है आज की डेट में एक इंडिपेंडेंट वुमेन का जो लाइफ है, जिस तरीके का डिज़ाइन हो गया है उसकी लाइफ, क्योंकि वो बायोलॉजी तो आप ये फॉरगो तो नहीं कर सकते ना, एक्चुअली उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। पता अभी क्या हो गया है, अब पहले क्या होता था ना, पहले औरतें ना एक ही काम करती थी, ठीक है, अभी वो डबल शिफ्ट में ड्यूटी कर रही है। हाँ, ठीक है, अब क्या है कि अब वो ऑफिस की ड्यूटी भी कर रही है और वो घर की ड्यूटी भी कर रही है। घर मीन्स आपका हाउस होल्ड, चाहे आप उसमें मेड लगवा लो, आप कहने को तो ये कह दो ना कि भाई आपके घर में तो झाड़ू पोछे वाली आती है, फुल टाइम मेड आती है, बट मैनेजिंग अ मेड इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, एक आदमी को आप घर में रख रहे हो, उसका लुक आफ्टर आपको फैमिली मेम्बर की तरह करना है, और उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी है। तो वो डबल शिफ्ट, पहली बात तो ये डबल शिफ्ट में काम हो जाता है कि आप 2 ड्यूटीज़ इकट्ठे कर रहे हो 2 जॉब में, एंड यू आर नॉट इनफ एनीवेज। ऑफिस में आपको अपने आप को, जो आपके समकक्ष लोग हैं, वहाँ पे प्रूव करना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक पोजीशन होती है, आप जिस भी पोस्ट पे होते हो उस हिसाब से आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, और वो जिम्मेदारियाँ आपको पूरी करनी है। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरा बच्चा छोटा है या बड़ा है, या आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो पोस्ट आपसे एक स्पेसिफिक डिमांड करती है। ठीक है, वहीं पे घर में आप ऑफिस का रोना लेके नहीं बैठ सकते कि ओ आई हैड अ हेक्टिक डे, और या फिर मेरे ऑफिस में अब ट्रेनिंग पे जाना है, 15 डेज़ की ट्रेनिंग पे जाना है और सिटी से बाहर जाना है, तो यू हैव टू मैनेज कि वो 15 दिन के लिए घर कैसे फंक्शन करेगा, मेड है तो मेड कैसे फंक्शन करेगी, बच्चे हैं तो बच्चे कैसे फंक्शन करेंगे। तो उसमें आपकी एक्चुअली आजकल की जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन है, मोस्ट ऑफ देम लाइक 99% ऑफ वुमेन, है ना, सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो डबल शिफ्ट में काम करती हैं, एंड देयर लाइफ इज मोर स्ट्रेस्ड, क्योंकि ऑफिस में उन्हें सुनने को मिलता है कि यू आर नॉट इनफ, घर में उनको सुनने को मिलता है कि यू आर नॉट इनफ, बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं कि मम्मी के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड से कंप्लेंट करते हैं कि वाइफ के पास टाइम नहीं है, और ऑफिस में ये किया जाता है कि तुम जल्दी क्यों नहीं आ जाते ऑफिस, ये प्रोजेक्ट इस टाइम पे क्यों नहीं ख़त्म हुआ, तुम एक्स्ट्रा वर्क क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि बोथ थिंग्स आर डिमांडिंग। और कहीं ना कहीं इसमें एक एंगल थोड़ा सा और भी है कि जो वो नेचुरली उसके अंदर से वो एक नरिशर वाली जो फीलिंग नेचुरली जनरेट हुई है आफ्टर बिकमिंग ए मदर, और यू नो दैट, क्योंकि वो उसमें उसने कुछ नहीं किया ना, वो नेचर ने उसको एक जनरेट कर दिया, उसके हार्मोनल चेंजेस ऐसे कर दिए कि शी फील्स लाइक यू नो टू सर्व दैट बेबी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। वो कहीं ना कहीं उस नेचुरल फीलिंग से भी वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली लड़ रही है, उसके मतलब कहीं ना कहीं उससे भी उसका एक हाँ, क्योंकि देखिए उसमें मैं जैसे मैं तो गवर्नमेंट उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, जैसे मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, तो अब आपको मैटरनिटी लीव मिलती है 6 मंथ्स, ठीक है, जब आप कोई भी मतलब कोई भी विमेन जो है वो बच्चा पैदा करती है तो मैटरनिटी लीव आपको 6 मंथ्स मिलती है, और 6 महीने में बच्चा बहुत छोटा होता है। उसके बाद ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके पास चाइल्ड केयर लीव है, कुछ अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके घर पे रहते हैं, तो वैसे वैसे करते करते आप कितनी छुट्टी लेके बच्चा पाल लोगे, ठीक है, आप 1 साल का कर लोगे बच्चा, आप 1.5 साल का कर लोगे, बट आफ्टर सम टाइम यू हैव टू लीव दैट चाइल्ड, या तो आपको डे केयर में छोड़ना पड़ेगा या आपको सर्वेंट्स के भरोसे छोड़ना पड़ेगा। और फैमिली वाले क्या है ना, फैमिली वाले जैसे अभी क्योंकि बच्चा आपका है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी आपकी है, फैमिली वाले आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, वो उनकी अपनी एक मर्जी है, और ज़बरदस्ती किसी को बुला के रखना वो आपकी लाइफ में उतना ही बुरा इम्पैक्ट डालेगा, इट्स बेटर कि आप फिर पे करके कहीं पे रखो। तो वो जो उस बीच में वो भाग दौड़ है ना कि सुबह बच्चे को डे केयर छोड़ना, फिर ऑफिस जाना, फिर आना, बच्चे को पिकअप करना, फिर बच्चे को घर लाना, और फिर जो इवनिंग का जो अगर हाउस हेल्प है आपके पास उसको इंस्ट्रक्ट करना घर में क्या बनेगा, इट्स अ बिग थिंग। आप पूरा 24 आवर आपका मतलब
प्लान्ड है। उसके अलावा अगर आप आपकी मीटिंग्स हैं, आपके कुछ और टास्क हैं, उसके बारे में कई बारी घर में भी सोचना, ऊपर से बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम्स भी तो स्कूल वाले इतने सारे एग्ज़ाम्स लेते हैं, पूरे साल भर में 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब 6 टाइम पे, तो उनके बारे में सोचना। फिर अगर स्कूल वालों से बच्चा नहीं संभल रहा है तो फिर स्कूल वाले आपको कॉल करते हैं, ओ वेयर इज़ द मदर। अगर मदर नहीं जाएगी और फादर जाएंगे तो ओ वेयर इज़ द मदर, अच्छा मम्मी नहीं है क्योंकि वो वर्किंग है। तो बट फादर्स के लिए तो कोई नहीं बोलता ना ऐसे कि फादर क्यों नहीं है पीटीएम में। आप पीटीएम में जाओ, पीटीएम में फादर्स नहीं जाते हैं, बहुत कम से कम। मतलब मैं खुद पीटीएम में इतने सालों से जा रही हूँ, तो बहुत कम बच्चों के फादर साथ में जाते हैं, बट उनके लिए बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि फ़ादर क्यों नहीं आए हैं। बट अगर मदर नहीं जाएगी तो बच्चे की मम्मी कहाँ है, अगर उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसे इररिस्पॉन्सिबल बोला जाता है कि मम्मी क्यों नहीं है इधर। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो वो स्ट्रेस लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है, और इसकी वजह से फिर वो जो हस्बैंड वाइफ जो उनका रिलेशनशिप होता है वो भी हैम्पर करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल सिंगल पेरेंट्स जो है वो भी बहुत बढ़ गए हैं इन्हीं सारी, क्योंकि वो नहीं रिश्ते मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि वो नहीं ही हो पाता है। एक आदमी 24 आवर्स में 48 आवर्स का काम नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट